भाई स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ एनक्वायरी इन साइकोलॉजी। तो बेसिकली हम इसमें क्या बात करें, हम बात करें कि साइकोलॉजी में रिसर्च कैसे होती है, क्या क्या मेथड यूज करते हैं। तो भाई पहले तो हम गोल्स पे आते हैं कि साइकोलॉजी के मेन मेन गोल्स क्या हैं। चार मेन गोल्स हैं। पहले डिस्क्रिप्शन, किस चीज़ का, बिहेवियर का, या जो भी इवेंट हो रहा है साइकोलॉजिकली उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एक आदमी पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम उसे रिकॉर्ड करते हैं और हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई कॉजेज क्या थी, क्या डिटरमाइनिंग फैक्टर्स है, क्या ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से वो बिहेवियर ओकर हो रहा है। तो बेसिकली हम कॉज एंड इफेक्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे स्टडी हैबिट्स हैं, तो उसमें क्या क्या बिहेवियर आते हैं, हम क्या स्टडी के रिगार्डिंग कि स्टूडेंट जब स्टडी करता है तो क्या क्या बिहेवियर होता है उसमें। पहला तो हो गया कि क्लासेस में अटेंडेंस कितनी है, रेगुलरली अटेंड कर रहे हो या नहीं, ठीक है, मतलब कितना टाइम दे रहे हो स्टडी को, ठीक है। फिर देखते हैं कि भाई उसका स्टडी शेड्यूल कैसा है, क्या क्या टेक्निक है स्टडी की, वर्क रिवाइज कर भी रहा है या नहीं, होमवर्क कर रहा है या नहीं, वगैरह वगैरह। और क्या गोल है, प्रिडिक्शन, ठीक है। प्रिडिक्शन कैसे करें हम बिहेवियर की, क्योंकि एक बार तो हो गया बिहेवियर, हमने उसके कॉजेस पता कर लिया, अब हमें ये भी पता करना है कि वो बिहेवियर फ्यूचर में कब होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रिडिक्शन। उसके बाद क्या आता है, एक्सप्लेनेशन। उसमें क्या है कि हम डिस्क्राइब करते हैं पूरे बिहेवियर की कॉजल फैक्टर्स को, कॉजेस को ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, क्या क्या थ्योरी है, किस कंडीशंस में वो बिहेवियर आता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आते हैं हम कंट्रोल पे, उस बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करें, मॉडिफाई कैसे करें। पर्टिकुलर बिहेवियर हमें चाहिए, जैसे कि अगर कोई दारू पी रहा है तो हमें उसका दारू पीना कम करवाना है, तो वो हमें उस बिहेवियर को कंट्रोल करना है, उसकी एडिक्शन को, ठीक है। कुछ केसेस में हमें कुछ बिहेवियर को बढ़ाना है, जैसे हमें चाहते हैं कि स्टूडेंट मोटिवेट रहे और वो पढ़ाई ज़्यादा करे, तो उस बिहेवियर में चेंज, ठीक है, तो वो कंट्रोल करें हम उसके बिहेवियर को। अब तीन चीज़ होती है कि बिहेवियर को ओकर कैसे कराएं, जो पहले नहीं था बिहेवियर, तो ऐसी क्या कंडीशन हम कर सकते हैं कि वो बिहेवियर हो, ठीक है। उस बिहेवियर को कम करो, नहीं तो ज़्यादा करो, ठीक है। पहले तो बिहेवियर होना चाहिए कम ज़्यादा करने के लिए, तो इसलिए जो कम ज़्यादा करना है वो पहले डिपेंड करेगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन हम बनाए जिसकी वजह से पहले बिहेवियर एमर्ज हो, ठीक है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या कि उसका रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव करें उस बिहेवियर चेंज का कंट्रोल करके, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस कैसे लाएं, लाइफ में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें सामने वाले की, तो ये सब, ठीक है। अब क्या क्या स्टेप है साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है। ये तो डायग्राम हो गया। तो पहले तो हमें साइंस की बात करनी पड़ेगी। ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट साइंस के अंदर आते हैं, जो भी जिसमें लॉजिक यूज़ होता है। दो ब्रांचेस हैं साइंस की, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, और सोशल साइंस के अंदर आता है साइकोलॉजी, क्योंकि हम इंसानों की स्टडी कर रहे हैं, खास करके उनकी कॉन्शियसनेस की, ठीक है। तो साइंस के क्या खूबियाँ, मतलब क्या जनरल है साइंस इसमें, कि भाई पर्टिकुलर जो भी इवेंट है उसे डिस्क्राइब करना ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि कितने भी लोगों को इंडिपेंडेंटली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सेम कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है। कोई बिहेवियर हो गया, इवेंट हो गया, डिस्क्रिप्शन भी सेम देंगे। और जो क्या है कि जो इवेंट के वो है क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन या फिर कंक्लूजन उसके रिगार्डिंग वो भी सेम आएगा, ठीक है। सिस्टमैटिक क्या हो गया, जो स्टेप है वो एक्सप्लिसिट है या ऑर्गेनाइज्ड है। तो तुम्हें स्टेप एक दो तीन चार वो कोई भी फॉलो करेगा, उसे पता होगा कि ये स्टेप है और ये प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, कोई टॉपिक चुनते हैं स्टडी का, ठीक है। डेटा कलेक्ट करते हैं, कोई मेथड होगा, सर्वे हो गया या कोई और टूल हो गया जिसके यूज से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, पार्टिसिपेंट डिसाइड कर लिए, ठीक है, वगैरह वगैरह। फिर हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब वो हमने एनालिसिस किया डेटा का, फिर हमें पता लगा कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो सही है या गलत, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, क्रॉस चेक, कि जो हमारा हाइपोथेसिस था वो सही था या नहीं। उसके बेसिस पे हम थ्योरी डिस्प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अब हम कहाँ पे आते हैं, प्रॉब्लम के कॉन्सेप्चुलाइजेशन पे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कॉन्सेप्चुलाइजेशन पे, पास्ट जो भी रिसर्च हुई, जो भी थ्योरी आई, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, ताकि उसके ऊपर हम थिंक कर सकें, सोच सकें, ठीक है। फिर उस अब वो जो भी सोच सकते हैं वो हमारा गोल होगा कि हमें पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी करनी है, किसी को मोटिवेशन की स्टडी करनी होगी, किसी को एडिक्शन की करनी होगी, ठीक है। तो एक टॉपिक चुन लिया, अब उसके ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई पास्ट में, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी हमने ऑब्जर्व किया, वो हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं या फिर सर्च करते हैं, ठीक है। फिर और स्पेसिफिक करते हैं किस चीज़ की एडिक्शन, किस चीज़ में स्टडी, किस सब्जेक्ट की स्टडी, तो हम उस टॉपिक को स्पेसिफिक बनाते हैं। ऐसा प्रॉब्लम जो किसी और ने ना
डिस्कवर करी हो जो अभी नहीं है, जिसका सॉल्यूशन अब तक हमें ना मिला हो, ठीक है? तो हमने कर लिया। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या बनाते हैं? हाइपोथेसिस, ठीक है? क्या-क्या आंसर हो सकता है उस प्रॉब्लम का? फिर हम करते हैं डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या? रिसर्च डिज़ाइन के हिसाब से जो ब्लूप्रिंट है, उसमें 4 एस्पेक्ट है, मतलब 4 फैक्टर हैं जो मेन है ब्लूप्रिंट के, ठीक है? कौन-कौन से? एक तो हो गया पार्टिसिपेंट, भाई किनका सर्वे कर रहे हो? जैसे अगर स्टडी स्टडी टेक्निक्स है या मोटिवेशन है स्टूडेंट के रिगार्डिंग, तो हम किसकी स्टडी करेंगे? स्टूडेंट्स की, ठीक है? पार्टिसिपेंट जो एडिक्शन में हो गए वो एडिक्टेड लोगों की स्टडी होगी, ठीक है? तो पार्टिसिपेंट स्टडी के हिसाब से मेथड क्या है? कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो? ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट, कोरिलेशन, केस स्टडी वगैरह वगैरह। कौन कौन से टूल यूज़ किए? इंटरव्यू कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, क्वेश्चन ले लिया, ठीक है? सर्वे कर लिया वगैरह वगैरह। प्रोसीजर क्या है? मतलब कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है? क्या क्या प्रोसेस है उसकी? पार्टिसिपेंट कैसे ढूंढ रहे हो उनको? डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हो, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कैसे एनालाइज कर रहे हो वगैरह वगैरह, ठीक है? कंक्लूजन ड्रॉ करना। डेटा को एनालाइज कर लिया। अब टेक्निक्स होते हैं कुछ कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर भी कहते हैं, जिसकी वजह से हम डेटा को इन्फेरेंस बनाते हैं उससे, ठीक है? कुछ ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, कुछ ने वेरीफाई कर लिया हाइपोथेसिस को। अलग अलग टेस्ट होते हैं हमारे पास कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है? फिर हम रिसर्च कंक्लूजन को रिवाइज करते हैं। क्या नया आया? क्या गलत प्रूव हुआ? क्या वो जो पहले थ्योरी थी वो सही थी? सही थी तो क्यों थी? गलत थी तो क्यों थी? वगैरह वगैरह, ठीक है? अब आते हैं अल्टरनेटिव मेथड्स पे रिसर्च के। अब साइंटिफिक मेथड में हमें पता है कि अजम्पशन क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है, वो कॉज एंड इफेक्ट पे काम करते हैं, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? मेजर कर सकते हैं। अब दूसरा कौन सी अप्रोच है हमारे पास? इंटरप्रेटिव अप्रोच, सब्जेक्टिव अप्रोच। बेसिकली हर एक इंसान की इंडिविजुअल फीलिंग है जो उसे ही पता है, ठीक है? अब जो इंडिविजुअल फीलिंग है, जो मीनिंग इंसान अपनी सिचुएशन को देता है, वो पर्टिकुलर है। हर एक इंसान की लाइफ यूनिक है, ठीक है? तो उसके बेसिस पे उसका जो थॉट प्रोसेस है या जो बिहेवियर है वो भी यूनिक होगा। तो हमें मेन फोकस क्या करना चाहिए? उसकी अंडरस्टैंडिंग पे, उसे इंसान को समझने के लिए, ठीक है? इंडिविजुअल बेसिस पे। तो ये इंटरप्रेटिव अप्रोच कहती है, ठीक है? अब आते हैं हम साइकोलॉजिकल डेटा के नेचर पे, ठीक है? डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन। इस चीज़ के बारे में इंडिविजुअल के जो भी बिहेवियर एक्सपीरियंस या मेंटल प्रोसेस जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, जो वो सोच रहा है, जो उसके थॉट्स हैं, फीलिंग्स है वगैरह वगैरह, ठीक है? डेटा क्या है? इंडिपेंडेंट नहीं होता क्योंकि ये अटैच होता है। अब जो थॉट प्रोसेसेस हैं वगैरह उससे तुम सेपरेट तो नहीं कर सकते, वो तो इंसान के अंदर ही है, वो तो इंसान के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है? अब क्या आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा किस किस तरह का होता है? डेमोग्राफिक डेटा, पर्सनल डेटा हो गया, नेम, डेट, बर्थ वगैरह वगैरह, ठीक है? फिजिकल इंफॉर्मेशन, भाई कंडीशन कैसी है, कौन से एनवायरनमेंट में रह रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, हाउस घर कैसा है वगैरह वगैरह, जो कम्युनिटी है, जो नेबरहुड है वो कैसा है। फिजियोलॉजिकल डेटा, हाइट, वेट, जो भी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है? बेसिकली हार्ट रेट कितना है, बीपी कितना है वगैरह वगैरह। साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट है वो कैसे हैं, इंटेलिजेंस कितनी है, पर्सनालिटी किस तरीके की है, क्या क्या वैल्यू है, क्रिएटिविटी कितनी है, कौन से इमोशंस है, मोटिवेशन कितनी है वगैरह वगैरह, एप्टीट्यूड क्या है, ठीक है? अब कौन कौन से मेथड हैं टेस्ट करने के, ठीक है? ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया। प्रोसेस क्या है ऑब्जर्वेशन की? ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं हम? किसी ऑब्जेक्ट, जैसे कि इंसान है, उसके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेचुरल सेटिंग हो सकती है, लैबोरेटरी में हो सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन मतलब कि सेंस करना, परसीव करना, ठीक है? अब क्या प्रोसेस है? सिलेक्शन। एक पर्टिकुलर बिहेवियर हम में इंटरेस्टेड है, हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। एडिक्शन होगी तो हम दारू पीने या वगैरह बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नशे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कैसे करें उस डेटा को? रिकॉर्ड करने का भी कोई तरीका होना चाहिए। कोई नोट्स ले रहा है, कोई फोटोग्राफ ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, ठीक है? उसको एनालाइज करना। अब डेटा तो ले लिया तुमने, अब उसे ढंग से मीनिंग कैसे निकालोगे, उसे एक्सप्लेन कैसे करोगे लॉजिकली, तो वो है एनालिसिस में, ठीक है? कितने तरह की ऑब्जर्वेशन होती है? एक तो नेचुरलिस्टिक होगी, ठीक है? इसमें क्या है कि हम नेचुरल रियल लाइफ सेटिंग्स पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? ऑब्जर्वर कुछ मैनिपुलेट नहीं करता, जैसे चीज़ें हो रही है होने दो, हम नेचुरल कंडीशन में इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कंट्रोल में क्या है? हम कंट्रोल करने के करते हैं कुछ बिहेवियर के कुछ वेरिएबल्स को, और हम देख रहे हैं कि एक वेरिएबल के चेंज से दूसरे वेरिएबल में क्या फ़र्क होगा, तो वो लैबोरेटरी में होता है, ठीक है?
नॉन पार्टिसिपेंट इसमें क्या है कि वो ऑब्जर्वर जो है, जो रिसर्चर है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक है? ऑब्जर्वेशन में वो दूर बैठा हुआ है, आराम से देख रहा है लोगों को, ठीक है? बिहेवियर करते हुए, तो उनकी एक्टिविटीज को नोट कर रहा है। पार्टिसिपेंट में क्या हो गया, वो ऑब्जर्वर ग्रुप का पार्ट बन गया, लेकिन वो बता नहीं रहा किसी को कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तुम्हें। वो अपना शांति से साइड में खड़ा हुआ है, या फिर बात भी कर रहा है, तो वो इतना अफेक्ट नहीं कर रहा। वो डिपेंड करता है कि रिसर्च के हिसाब से कि वो कितना इन्वॉल्व होगा रिसर्च में। जैसे मिलीग्राम किया तो उसमें ऑब्जर्व क्या है, इन्वॉल्व है वो, ठीक है? अब डिसएडवांटेजेस क्या ऑब्जर्वेशन के, कि भाई टाइम ज़्यादा लगता है, लेबर इंटेंसिव है। पहले तो तुम्हें लोगों को सिचुएशन में लाना पड़ेगा, फिर उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर तुम्हें सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसे एनालाइज करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लग जाता है। ऑब्जर्वर बायस आ सकता है भाई। अब रिसर्चर को कोई इंसान ज़्यादा पसंद है, तो क्या पता वो सब पे इम्पार्शियली फोकस ना कर रहा हो, वो एक पर्टिकुलर इंसान पे फोकस कर रहा हो, तो ये भी बायस आ सकता है, ठीक है? और क्या बायस आ सकता है कि अगर सामने वाले पार्टिसिपेंट को पता लग जाए कि ये रिसर्चर मेरा बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका बिहेवियर चेंज भी हो सकता है, तो ऑब्जर्वर इफेक्ट भी आ सकता है, ठीक है? अब क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है? कि कॉज एंड इफेक्ट है भी या नहीं दो वेरिएबल्स के बीच में। कॉज क्या है, कॉज है कि जो वेरिएबल है, जो इवेंट है, जो हमने चेंज किया, वो कॉज है। इफेक्ट क्या है, जो बिहेवियर में चेंज आया, वो क्या है, इफेक्ट। अब वेरिएबल है, कॉज एंड इफेक्ट को समझने के लिए तुम्हें वेरिएबल्स को समझना पड़ेगा। वेरिएबल क्या है, ऐसी कोई भी एट्रीब्यूट, स्टिमुलस या इवेंट जिसमें हम चेंज लाए, ठीक है? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होगी, हम उसे चेंज करें। अब जो ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल नहीं है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो वेरिएबल है, ठीक है? वो वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे पेन है, वो वेरिएबल नहीं है, लेकिन पेन की क्वालिटीज़ क्या-क्या है, कि इंक किस कलर की है, शेप क्या है, साइज़ क्या है, तो ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये वेरिएबल्स हैं। इनमें चेंज ला सकते हो, लेकिन पेन का नेचर चेंज नहीं हो रहा, पेन पेन है, ठीक है? अब कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं? एक हमें पता है कॉज़ है, एक्सपेरिमेंट में तो कॉज़ से रिलेटेड क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिन्हें हम मैनिपुलेट करते हैं, जिनका इफेक्ट हम मेजर कर रहे हैं दूसरे अ, बिहेवियर पे, ठीक है? तो ये तो फंडामेंटल हो गए, ये सबसे पहले आते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले इंडिपेंडेंट में चेंज आएगा, उसके बाद डिपेंडेंट में चेंज आएगा, ठीक है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिन्हें हम मेजर करें कि इनका इन पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दोनों का कनेक्शन है। पहले एक आया फिर दूसरा आया, ठीक है? अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के जो इफेक्ट डाल सकते हैं रिलेशनशिप पे, चेंज आ सकती है। जैसे स्टूडेंट है, वो कितने घंटे दे रहा है पढ़ाई को, और उसकी परफॉर्मेंस कितने घंटे दे रहा है, वो तो इंडिपेंडेंट हो गया। अब परफॉर्मेंस होगी डिपेंडेंट, लेकिन और क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, कि भाई उसका मूड कैसा है, वो स्टडी टेक्निक कौन सी ला रहा है, वगैरह वगैरह। एनवायरनमेंट कैसा है, एग्जाम हॉल में गर्मी है नहीं है, वगैरह वगैरह। तो वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल पे वो आ गए इफेक्ट पे, ठीक है? वो जब एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, तो हम रिलेशनशिप को ढंग से देख सकते हैं, तो तब वो बन जाते हैं कंट्रोल वेरिएबल। जैसे लाइट कितनी है, नींद पूरी है या नहीं है, आईक्यू कितना है, वगैरह। इन सबको अगर हम कंट्रोल कर ले रेंज में, तो वो कंट्रोल वेरिएबल्स बन जाते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, ठीक है? अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे। जिस ग्रुप पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस ग्रुप पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं और इफेक्ट देख रहे हैं मेंबर्स पे, उसे हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल। कंट्रोल ग्रुप क्या, जिस पे हम कोई चेंज नहीं कर रहे, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जैसे ही था पहले, एक्सपेरिमेंट से पहले वो, लेकिन उसमें हम चेंज नहीं कर रहे। हम एक्सपेरिमेंट या जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे कर रहे हैं। हम फिर कंपेयर करते हैं कि देखते हैं कि फ़र्क पड़ता है या नहीं, ठीक है? अब आते हैं मेजर 3 मेजर टाइप के वेरिएबल्स पे, ग्रुप्स के, ठीक है? तो वो कौन से हो गए? ऑर्गेनिज़्मिक, कि भाई इंडिविजुअल के क्या वेरिएबल्स हैं, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है? एनवायरनमेंट के वेरिएबल है, सिचुएशनल वेरिएबल। रूम में क्या-क्या है, रूम के टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी है या नहीं, वगैरह वगैरह, जिससे परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़े, ठीक है? सीक्वेंशियल वेरिएबल, अब हमें पता है कि इंसान हर एनर्जी लेवल फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और उनकी मेंटल स्टेट भी फ्लक्चुएट होती है। तो भाई अगर एक्सपेरिमेंट में वो ज़्यादा समय के लिए रहे, तो कुछ इफेक्ट पड़ सकते हैं। सबसे कॉमन फैटीग, क्योंकि बार बार एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं, लंबे समय के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो क्या पता है वो थक भी सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट आए। या प्रैक्टिस इफेक्ट,
कि भाई उसको एक आईक्यू का टेस्ट दे दिया, उस तरीके का टेस्ट उसे बार-बार दिया तो उसकी तो ट्रेनिंग होगी। अब अगर उसे नया टेस्ट दोगे तो वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगा इन कंपैरिज़न टू अगर तुम ऐसे इंसान को लाओ जिसने पहले कभी वो टेस्ट ना दिया हो। ठीक है? अब आते हैं हम कंट्रोल टेक्निक्स पे। किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं? किनको? एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को, ताकि हमारा कॉज़ एंड इफ़ेक्ट अच्छे से दिखे। ठीक है? तो उसके लिए हम क्या है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिसिपेंट को रैंडमली चुन लिया, अपनी प्रेफ़रेंस के हिसाब से नहीं चुना जिसकी वज़ह से बायस आ जाए, हमने उन्हें रैंडमली चुन लिया। ठीक है? एलिमिनेशन, जितने एक्सट्रेनियस वेरिएबल को मैं हटा सकता हूँ या कंट्रोल कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है? मैचिंग, 2 ग्रुप को मैचिंग कंडीशंस पे रख लिया। जैसे अगर स्टूडेंट्स के ऊपर मैं कोई स्टडी कर रहा हूँ, तो पहले मैंने उनकी क्लास वगैरह सेम एज की रेंज फिक्स कर दी। फिर मैंने उनके जेंडर को मिक्स कर दिया। ठीक है? तो हम मैचिंग पेयर्स बना दिए कि एक दूसरे से वो सिमिलर ही हों। ठीक है? काउंटर बैलेंसिंग, इसका क्या हम यूज़ करते हैं, सीक्वेंस जो वेरिएबल्स हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है? अब इसमें क्या है कि हमने टास्क का ऑर्डर चेंज कर दिया। किसी को ए बी टास्क दे दिया, दूसरे को बी ए टास्क दे दिया, कुछ को रैंडम ऑर्डर में दे दिया। ठीक है? तो इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि वेरिएशन आ गई। हर जो भी ग्रुप है वो सेम सीक्वेंस नहीं कर रहा। वो फ़ैमिलियराइज़ नहीं हो रहा कि हम उन्हें क्या टास्क दे रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं क्या दे, उन्हें हर टाइम नया टास्क लग रहा है। ठीक है? रैंडम असाइनमेंट, इसमें क्या हुआ कि हम रैंडमली असाइन कर रहे हैं लोगों को ग्रुप के अंदर। हम कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल ग्रुप हो गया एक्सपेरिमेंटल, उसमें भी हम रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को चुन रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है? अब क्या है? एडवांटेजेस क्या है कि भाई ढंग का एविडेंस मिल जाता है, पूरा एक्यूरेट। ठीक है? प्रॉब्लम क्या है? एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं। लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो रियल वर्ल्ड में हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे? रियल वर्ल्ड में तो और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसको उसने अकाउंट ही नहीं किया एक्सपेरिमेंट में, तो ये भी इशू आ जाता है। अब हर बार एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते हर एक हाइपोथेसिस के लिए, तो एक और प्रॉब्लम आ गई क्योंकि एक्सपेरिमेंट में खर्चा है वगैरह वगैरह। हर वेरिएबल की नॉलेज नहीं है, हमें तो जो वेरिएबल स्टडी करें उसी के बारे में तो ढंग से पता है, बाकी वेरिएबल्स का क्या क्या पता और कोई वेरिएबल हो जो एक्ट कर रहा हूँ। ठीक है? फील्ड एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है, ऐसी चीज़ें जो लैब में नहीं करी जा सकती वो बाहर जाके ऑब्जर्व करते हैं। जैसे किसी का घर वाला मर गया, अब एक्सपेरिमेंट के लिए किसी का घर वाला थोड़ी ना मार दोगे, तो इसलिए किसी का घर वाला मर गया तो तुम वहाँ उनके फनरल वगैरह पे जाके तुम उनका बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हो। दूसरा क्या, डिजास्टर हो गया, घर टूट गया वगैरह वगैरह, तो भाई तुम किसी का घर थोड़ी ना तोड़ोगे, तो जहाँ डिजास्टर आ गया तुम वहाँ जाके ऑब्जर्व करते हो उन्हें। ठीक है? क्वासी एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट की तरह है। क्वासी मतलब लाइक एक्सपेरिमेंट, लेकिन पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये आधा अधूरा है। इसमें क्या होता है कि हम नेचुरल सेटिंग में एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई एक वेरिएबल चेंज कर देते हैं। ठीक है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने रिसर्च के लिए हमें पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है? हम उसे नेचुरल सेटिंग्स में चेंज करें, तो इसमें क्या है, कंट्रोल कंडीशंस नहीं होती अच्छी, लेकिन हम तब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं नेचुरल कंडीशंस में। अब आते हैं हम कोरिलेशन पे। कोरिलेशन क्या, हर दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो है। अब वो कम है, नहीं है, या फिर ज़्यादा है या कम है। ठीक है? उसके हिसाब से हम देखते हैं किस तरीके की रिलेशनशिप है, उसके लिए हम कोरिलेशन लगाते हैं। ठीक है? अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो गया एक पर्टिकुलर नंबर जो हमें बताता है कि रिलेशनशिप में कितनी स्ट्रेंथ है और किस डायरेक्शन क्या है। अब या तो -1 से +1 तक। ठीक है? तो इसमें 3 तरीके के कोरिलेशन आ गए। एक तो पॉजिटिव, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है? एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट इंक्रीज़ हुआ तो जो डिपेंडेंट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है? वो 0 से +1 के बीच का है। ठीक है? नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या? नेगेटिव जिसमें एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है। अब उसे तो हम 0 से -1 के बीच में करेंगे। और 0 वेरिएबल क्या, कुछ कोरिलेशन नहीं है, कुछ इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा हमें। काफ़ी कम वैल्यू है उनकी। तो ये तुम्हारे साइड में हो गए। लेकिन 0 डिफ़िकल्ट है अचीव करना, तो जो काफ़ी मिनिमम वैल्यू है ना कोरिलेशन की, तो उसे भी हम 0 की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब सर्वे रिसर्च के अंदर आते हैं हम। इसमें क्या हम ओपिनियन, बिलीफ्स, एटीट्यूड ये सब चेक कर रहे हैं लोगों का। अब वो कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे क्या, क्वेश्चन आस्क करके। ठीक है? एक तो क्वेश्चन हो गया,
अब क्वेश्चन हम कैसे आस्क करेंगे? हम इंटरव्यू के थ्रू करेंगे, जिसमें हम एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। हम उससे सामने जो लोग होते हैं हम उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है? अब वो अलग-अलग सेटिंग में हो सकता है या अलग-अलग टाइप से हो सकता है, तो हम कितने टाइप के इंटरव्यू हमारे पास, हम वो देखते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्टैंडर्डाइज़, हर चीज़ रिटन होती है, पहले से डिसाइडेड होती है। कौन-कौन से क्वेश्चन पूछने, किस तरीके से पूछने हैं, क्या सीक्वेंस है। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, क्लोज एंडेड, मतलब रिस्पॉन्सेज़ लिमिटेड होते हैं। येस, नो, मेबी, बस ऐसे होते हैं रिस्पॉन्सेज़, ठीक है? ऑप्शन फिक्स्ड होते हैं, उन उनमें से ही चुनना होता है। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, शेड्यूल अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है क्वेश्चनों का। फ्लो भी डिसाइड कर सकते हैं जो रिसर्चर है, ठीक है? ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब क्या, कि भाई उसमें चॉइस होती है कि एक बार क्वेश्चन पूछ लिया तो तुम अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो। बड़ा ज़्यादा आंसर दे सकते हो, कम वर्ड्स में दे सकते हो। इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है? अब क्या है, अब आते हैं हम कॉम्बिनेशन पे। पार्टिसिपेंट कितने हैं, इंटरव्यूअर कितने हैं, उनकी अमाउंट पे। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, विजुअल मतलब 1 टू 1 इंटरव्यू। एक आदमी इंटरव्यू लेने वाला है, एक आदमी इंटरव्यू देने वाला। इंडिविजुअल टू ग्रुप, पार्टिसिपेंट काफ़ी सारे ग्रुप है, लेकिन जो ले रहा है इंटरव्यू वो एक ही है, ठीक है? इंटरव्यूअर एक है। अब ग्रुप टू इंडिविजुअल, पैनल इंटरव्यू, कई सारे लोग हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू देने वाला कौन है? एक है। ग्रुप टू ग्रुप, एक ग्रुप है इंटरव्यूअर का और एक ग्रुप है पार्टिसिपेंट्स का, तो इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स, अब क्या-क्या होनी चाहिए इंटरव्यूअर की कैरेक्टरिस्टिक? ट्रेनिंग ढंग से होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए, ठीक है? अगर जो इंटरव्यूवी है, जो इंटरव्यू दे रहा है, अगर वो स्ट्रेस में है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसे कंफर्टेबल बनाना चाहिए ताकि वो इंटरव्यू आराम से दे सके। किस तरीके से हम इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो भी उसे पता होना चाहिए। अगर कहीं वेग आंसर लग रहा है तो उसे वापस जाके वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है? प्रॉब्लम्स क्या है, इंटरव्यू में टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, सबको अरेंज करना, पैनल बनाना, पहले इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाओगे, फिर इंटरव्यूअर टाइम पे पहुँचेगा या नहीं, तो ये सब चीज़ें हैं, पहले से ही फिगर आउट करनी पड़ती हैं, ठीक है? अब हम कहाँ आते हैं? हम आते हैं क्वेश्चन सर्वे पे। अब क्वेश्चन सर्वे पे क्या है कि हम कि फेस टू फेस बात करने से बढ़िया हम क्या कर रहे हैं, हम ये क्वेश्चन तो हमें पता ही है, तो क्वेश्चन पेपर पे लिख के उसे भेज दिए। किसे? पार्टिसिपेंट को। अब वो खुद लिख के दे देगा, ठीक है? अपने हिसाब से लिख के दे दो। लेकिन इसमें क्या है, हम बॉडी लैंग्वेज नहीं देख सकते, इंटरव्यूअर में हम बॉडी लैंग्वेज आराम से देख सकते हैं। अब 2 तरीके के क्वेश्चन हम पूछते हैं। ओपन एंडेड हो गया, कि भाई जैसे लिखना लिख लो। क्लोज एंडेड में ऑप्शन लिमिटेड कर दिए, ठीक है? तो ये 2 तरीके के हैं, या तो येस नो एमसीक्यू करके दे दिए और इसमें लिकर्ट स्केल दे दिया, ठीक है? अब कहाँ आते हैं, एडवांटेज क्या है? जल्दी से इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो अपने हिसाब से जब भी कन्वीनिएंट है, अपने हिसाब से कभी भी लिख दे, ठीक है? जल्दी से अ टाइम एफिशिएंट है, जल्दी से काम कर सकते हैं, ठीक है? कम समय में ज़्यादा लोगों से हम क्वेश्चन आंसर या रिस्पॉन्सेज़ कलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? पुअर रिस्पॉन्सेज़, क्या पता वो इंटरव्यू में कुछ और कह रहा हो। अगर हम इंटरव्यू लेते तो क्या पता वो ज़्यादा सीरियस होता, लेकिन वो सीरियस नहीं है, वो अपने हिसाब से कुछ भी भर रहा है। इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, क्या पता ढंग से इन्फॉर्मेशन ना भरी हो, क्वेश्चन समझ में ना आया हो, किससे पूछेगा वो, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। अब जो सर्वे है वो एक तरीके का सर्वे है कि हम टेलीफ़ोन से सर्वे कर लें, ठीक है? टेलीफ़ोन से क्वेश्चन आंसर कर लो या फिर टेलीफ़ोन से उसे क्वेश्चन बता दो, वो आंसर दे देगा, एसएमएस के थ्रू ले लो, ठीक है? लिंक कर दो, लिंक भेज दो, और भी काफ़ी तरीके हैं, लिंक भेज दो, ठीक है? गूगल फॉर्म भेज दो, ईमेल के थ्रू ले लो इंटरव्यू या फिर सर्वे, तो ये भी सारे तरीके हैं। अब हम आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे। इसमें क्या है? इसमें हमारे पास स्टैंडर्डाइज़ क्वेश्चन आंसर होते हैं जिन्हें हमने स्टैटिस्टिकली टेस्ट भी किया होता है पहले से ही, ठीक है? इंटरव्यू क्या होता है, ज़्यादातर सब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें हमने सारे वेरिएबल्स पहले से फिगर आउट करके रखे हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में, ठीक है? तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, कोई भी टेस्ट कर सकता है, कोई भी फिगर आउट कर सकता है कि इतने रिस्पॉन्सेज़ है तो उसका क्या इफ़ेक्ट है उस वेरिएबल पे या एट्रीब्यूट पे, ठीक है? कंस्ट्रक्शन क्या है टेस्ट का, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स को ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम आइटम्स को देख रहे होते हैं टेस्ट के अंदर, ठीक है? अब क्या है, रिलायबिलिटी, जो स्कोर है, जो रिज़ल्ट है,
वो सेम है या नहीं, बार-बार सेम सेम आ रहा है या नहीं। अगर एक टेस्ट दिया मैंने 10 लोगों को तो रिज़ल्ट कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है, अगर मुझे जो चीज़ मेज़र करनी है अगर वो सेम आ रही है बार-बार तो रिलायबिलिटी है, ठीक है? टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या है? टेस्ट रीटेस्ट वाली होगी। मतलब एक बार टेस्ट लिया फिर दूसरी बार टेस्ट लिया सेम आदमी का तो रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? स्प्लिट हाफ क्या होगी? कंसिस्टेंसी देखने के लिए टेस्ट की कि सही चीज़ मेजर भी कर पा रहे हैं नहीं, सारे आइटम ढंग से हैं या नहीं, तो ऑड इवन मेथड लगा लिया। एक जगह ऑड एक जगह इवन, टेस्ट को आधा बांट दिया और सब दे दिया 2 ग्रुप्स को और दे फिर उनके स्कोर मैच कर लिया। तो स्कोर सेम आ रहा है तो रिलायबल हो गया, ठीक है? वैलिडिटी क्या है? जो मेजर करना चाह रहा हूँ वो मेजर कर पा रहे हैं या नहीं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं, जो एट्रीब्यूट है उसका नेचर है एक्यूरेटली, ठीक है? एक्यूरेसी के ऊपर है ये, ठीक है? नॉर्म्स, एवरेज परफॉर्मेंस क्या है एक ग्रुप की, ठीक है? जैसे तो मैंने 10 लोगों का टेस्ट लिया, उनका एवरेज आईक्यू कितना आया? तो वो आईक्यू से अगर मैं दूसरे को टेस्ट करूँगा, नए इंसान को, तो मैं मेज़र करूँगा कि वो इंसान एवरेज के ऊपर है या बिलो एवरेज है, ठीक है? तो जो एवरेज है वो मेरा नॉर्म हो गया, ठीक है? किस-किस तरीके के टेस्ट होते हैं? लैंग्वेज के बेसिस पे एक तो हो गया वर्बल, ऑब्वियसली वर्बल है तो पढ़ा लिखा होना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज का यूज़ है। नॉन वर्बल क्या? पिक्चर्स हो गए, सिंबल्स का यूज़ करके। परफॉर्मेंस, उसमें क्या है कि उसे ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना पड़ता है, किस तरीके से मूव करना पड़ता है। पज़ल होगी, पज़ल के पीसेस को मूव कर रहा है वो, ठीक है? अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। एक इंसान के ऊपर कर सकते हैं हम टेस्ट या ग्रुप्स के ऊपर कर सकते हैं पूरा। डिफ़िकल्टी लेवल, स्पीड टेस्ट, टाइम लिमिट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना, सॉल्व करना। तो उसे क्या हो गया? हम कहेंगे स्पीड टेस्ट। पावर टेस्ट क्या? टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? तो वो हो गया। केस स्टडी, एक केस को ढंग से डिटेल में पढ़ना, ठीक है? डेप्थ स्टडी, कोई स्पेसिफिक इवेंट हो गया, स्टूडेंट रेबेलियन हो गया, रेप केस हो गया, तो इनको ढंग से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना ताकि हमें पता लगता रहे कि भाई विक्टिम या फिर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी मेंटल स्टेट क्या है, ठीक है? तो हम इस सब के लिए हम क्या करते हैं? केस स्टडी करते हैं। अब आ गया एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा को किस तरीके से एनालाइज करते हैं? ब्रॉडली 2 अप्रोचेस हैं। क्वांटिटेटिव, इसमें क्या है हम फिगर्स पे फोकस करते हैं, नंबर्स क्या है, अप्लाई कैसे करें? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? क्लोज एंडेड क्वेश्चन चाहिए। तो वो किससे आते हैं? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्वेश्चनेयर, सर्वे वगैरह वगैरह, ठीक है? क्वालिटेटिव में क्या आ गया? जिसे हम क्वांटिफाई ना कर सकें लेकिन वो डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? केस स्टडी, तो केस स्टडी में क्या हमारे पास क्या है? नैरेटिव एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं? नैरेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं? आ, हम डिस्क्रिप्शन निकालते हैं, नरेशन निकालते हैं कि क्या क्या थीम्स है, जो भी हमने डेटा को रिकॉर्ड किया उसमें क्या क्या थीम्स है जो, ठीक है? तो हमने पार्टिसिपेंट के वर्ड ले लिए सोर्स के लिए, फोटोग्राफ ले ली, वीडियो रिकॉर्डर ले लिया वगैरह वगैरह, ताकि हम पूरा ओवरव्यू बना सकें जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है एक पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए, पार्टिसिपेंट की लाइफ हिस्ट्री से वो हम ले रहे हैं, ठीक है? कंटेंट एनालिसिस, इसमें हम थीम्स में डिवाइड कर देते हैं, जो भी हमें कंटेंट मिला। एक में तो हमने ओवरऑल थीम पता करी नैरेशन में, तो इसमें हमने क्या थीम्स, सब थीम्स निकाल ली, ठीक है? और कैटेगरीज डेवलप कर ली। अब क्या आते हैं लिमिटेशन क्या है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की? ट्रू पॉइंट नहीं है, ज़ीरो पॉइंट नहीं है। ह्यूमन क्या है? मशीन नहीं है या फिर कोई पत्थर नहीं है जो जिसका ज़ीरो पॉइंट होगा, ठीक है? इंसान का ज़ीरो पॉइंट नहीं होता, हम रिलेटिवली इंसान को मेज़र करते हैं। या तो ग्रुप के एवरेज से मेज़र करेंगे या एक इंसान को दूसरे इंसान से क्या करते हैं हम? अ, कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो ये है। अब रिलेटिव नेचर, अब ये रिलेटिव नेचर है इसलिए। अब सब्जेक्टिव पे आते हैं। कभी-कभी क्वालिटेटिव जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो सब्जेक्टिव होता है। हम उसे जनरलाइज़ नहीं कर सकते सारी पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है? क्या मेंटल स्टेट है वो हम एक पर्टिकुलर इंसान को देख के समझ सकते हैं, ठीक है? एथिकल इश्यूज़ क्या हैं? मतलब कुछ-कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है जब हम क्या करते हैं रिसर्च करते हैं कि सामने वाले के राइट्स वॉयलेट ना हो, ठीक है? मोरालिटी बनी रहे, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम कुछ ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सामने वाले के ऊपर जिसकी वजह से उसका परमानेंट डैमेज हो गया साइकोलॉजिकली या फिजिकली।
तो उससे हम कंट्रोल करने के लिए हम कुछ एथिकल गाइडलाइंस बनाते हैं कि इंसान जो सामने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल हो और कम से कम डैमेज हो उसे, ठीक है? क्या-क्या है उसके लिए? वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, चॉइस हो कि भाई तुम्हें करना है स्टडी में पार्ट लेना है, नहीं लेना और अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल हो रहे हो या तुम्हें लग रहा है हार्म हो रहा है तो तुम स्टडी से विथड्रॉ भी कर सकते हो, उठ के भी जा सकते हो, ठीक है? इन्फॉर्म कंसेंट, पहले ही बताना कि भाई स्टडी हो रही है तो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, तुम स्टडी का हिस्सा हो वगैरह-वगैरह। कुछ स्टडीज़ होती है जिसका तुम बता नहीं सकते, क्या कहते हैं? अ, जी पर्पज़ स्पेसिफिकली नहीं बता सकते तो तुम वेग टर्म्स में बताते हो या फिर तुम्हें झूठ बोलते हो, उससे हम डिसेप्शन बोलते हैं, ठीक है? डीब्रीफिंग, एक बार स्टडी होगी पार्टिसिपेंट को उसके बिहेवियर के बारे में बताना है, स्टडी के बारे में बताना है, स्टडी का क्या पर्पज़ था, किस लिए कर रहे हो, ये सब बताना है, ठीक है? रिज़ल्ट को बता देना, रिज़ल्ट शेयर करना पार्टिसिपेंट्स के साथ, ठीक है? कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी प्राइवेसी रखना है, उसकी जो भी डेटा उसने तुम्हें रिसर्च में दिया उसे बेफ़ालतू में दूसरों के साथ शेयर ना करना, गॉसिप में ना यूज़ करना वगैरह-वगैरह जिसकी वज़ह से उसकी रेपुटेशन या किसी और चीज़ पे हार्म हो। सिर्फ़ लीगल और रिसर्च पर्पसेज़ के लिए वो डेटा यूज़ करना, ठीक है? तो ये सारे हमारे पास हो गया मेथड्स ऑफ इंक्वायरी साइकोलॉजी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।